हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 3 हॉर्मोन्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन का एक छोटा सा पार्ट है, थैलेमस के नीचे वाली सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। हाइपोथैलेमस के 4 मेन एरिया होते हैं, 4 मुख्य क्षेत्र होते हैं, जिनमें से पहला है मेमेलरी क्षेत्र। ये हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर रीजन है। इसमें मैमिलरी बॉडीज हैं जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट रहते हैं। छोटी छोटी सी गोल आउटग्रोथ्स हैं और सूंघने का काम करती हैं, या ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्शंस हैं उनके लिए रिले स्टेशन का काम करती है। सेकेंड एरिया है ट्यूबरल क्षेत्र, हाइपोथैलेमस के सेंटर में मध्य में है। बहुत ही चौड़ा सा ये भाग्य है और इसकी जो नीचे वाली सरफेस है, अधर सतह है, इस पर ट्यूबर सिनेरियम या इनफंडिबुलम प्रेजेंट रहता है। जो इनफंडिबुलम है ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़ने का काम करता है। पिट्यूटरी के जो नीचे की तरफ इसका स्टेम होता है उसको चारों तरफ से घेरता है और एमिनेंस का काम करता है। इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हाइपोथैलेमस से मुक्त होते हैं और जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स एडिनो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तीसरा रीजन है सुप्रा ऑप्टिक रीजन, काइज्मा के ऊपर की तरफ है। ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई को, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई को, सुप्रा काइज्मेटिक न्यूक्लियाई को, चारों को कंट्रोल करने का काम करता है और न्यूरो हाइपोफाइसिस में जाकर खुल जाता है। फोर्थ रीजन है प्री ऑप्टिक एरिया। ये सुप्रा ऑप्टिक के आगे की तरफ होता है और ये प्री ऑप्टिक और मीडियन ऑप्टिक और लेटरल ऑप्टिक 3 रीजन्स में डिवाइडेड पार्ट पाया जाता है। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चाहे मैं पोस्टीरियर लोब की बात करूं, चाहे इंटीरियर लोब की बात करूं, चाहे इसके ट्यूबर की बात करूं जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़ने का काम करता है। इसका न्यूक्लियाई भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मीडियन पोर्शन, लेटरल पोर्शन, एंटीरियर कमीशर, सो ऑन। ये इसकी मैमिलरी बॉडी है, ये भी यहीं पर है। तो अभी हमने इतने रीजन की बात करी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे की तरफ चलते हैं कि हाइपोथैलेमस काम क्या क्या करता है। तो पहला काम ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी जो ऑटोमेटिक काम तंत्रिका तंत्र करता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसा हमारा कार्डियक मसल्स हैं तो ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और जो हमारा ब्लैडर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा काम है ये हमारा जो बिहेवियर है या व्यवहार है उसके पैटर्न को कंट्रोल करता है। हमारा जो ड्रिंकिंग सेंटर है या फूड सेंटर है उसको कंट्रोल करता है। इससे हमें ब्रेन के इस सेंटर से हमें पता चलता है कि भूख लग रही है या सेटिस्फेक्शन हो गया या प्यास लग रही है, या थर्स्ट सेंटर है उनको कंट्रोल करता है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, हाइपोथैलेमस कंटेन करता है इसको। रेगुलर जो हमारी डाययूरिनल सिस्टम है, यानी हाइपोथैलेमस में सुप्रा काइज्मेटिक न्यूक्लियस है, ये हमारी स्लीप को कंट्रोल करने का काम करता है कि हमें कितने घंटे की नींद लेनी है और कब जग जाना है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ये जो हाइपोथैलेमस है ये 2 तरह के हार्मोन्स का क्रिएशन करता है। पहला जो कि मीडियन इमिनेंस के जो न्यूरॉन्स हैं, ये मीडियन इमिनेंस के न्यूरॉन्स एडिनो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। ये एडिनो हाइपोफाइसिस के जो रेगुलेटिंग हार्मोन्स हैं उनको मीडियन एमिनेंस में लेकर जाते हैं और मीडियन एमिनेंस से ये कैपिलरी नेटवर्क में पहुंचते हैं। जब ये एडिनो हाइपोफाइसिस से कैपिलरी नेटवर्क में मीडियन एमिनेंस के थ्रू आते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन से एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनका या तो इंडक्शन करते हैं, इनहिबिशन करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं और जो भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करते हैं। दूसरा क्या करता है, ये जो प्री वेंट्रिकुलर नर्व है और सुप्रा ऑप्टिक नर्व है, इससे निकलने वाली जितनी भी नर्व्स है ये इनफंडिबुलम से होती हैं और अब ये न्यूरो हाइपोफाइसिस में जाके अपने हार्मोन्स को फ्री करती हैं। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है ये न्यूरो हीमल ऑर्गन का काम करता है, यानी ब्लड, न्यूरो प्लस हीमल, यानी न्यूरो मतलब नर्व और हीमल यानी ब्लड, तो दोनों के कोऑर्डिनेशन का काम ये करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ जो ब्लड कैपिलरी रिलेशन है
और न्यूरल रिलेशन है, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। टोटल अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं तो हाइपोथैलेमस एटलीस्ट 12 टाइप्स के जो न्यूरो ह्यूमर्स है उनका क्रिएशन करता है। ये नॉर्मली नेचर में पेप्टाइडल नेचर के होते हैं या स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। इन न्यूरो हार्मोन्स को हमने दो कैटेगरीज में रखा। कैटेगरी नंबर 1 जिनमें 10 न्यूरो हार्मोन्स हैं जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस सिक्रीट करता है, और दूसरा है हमारा कैटेगरी बी, इसमें 2 ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसमें हम एग्जांपल्स देते हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन जब इससे रिलीज हो जाते हैं, ये हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि ये किस तरह से एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस है, ये स्कैपुलरी रीजन से इस पूरी चीज को कंट्रोल करने का काम करता है। अब जो न्यूरोहाइपोफाइसिस में ये हार्मोन्स जाते हैं, ये अपनी रिक्वायरमेंट पर रिलीज हो जाते हैं, और इसकी जो स्टडी है ये शेली और गुलमैन ने करी थी, जिसके लिए 1977 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये हार्मोन्स की लिस्ट है जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस के कैटेगरी ए के हार्मोन्स हैं, विच इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिन हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 10 हार्मोन हमारे कैटेगरी ए में रिलीज हुए, और कैटेगरी बी में रिलीज हुए ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन। जैसा कि नाम इंडिकेट करता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, जो इनहिबिटिंग हार्मोन है ये इनहिबिट या रिलीज करता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जो ब्लड की ग्लाइकोजन को और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये प्रोलैक्टिन को रेगुलेट करने का काम करता है, इनहिबिटरी हार्मोन प्रोलैक्टिन की एक्टिविटी को रिलीज करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन इस रिएक्शन को इनहिबिट करता है, एंड सो ऑन। जैसे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक को कंट्रोल करने का काम करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को कंट्रोल करने का काम करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन के टाइम हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये हमें तब दिखाई देता है जबकि कोई फीमेल कंसीव कर लेती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे शरीर में फॉलिकल्स का फॉर्मेशन काम करती है। अगर मेल है तो इसमें ये स्पर्म फॉर्मेशन में काम आती है, और अगर फीमेल है तो अवम प्रोटेक्शन के काम में आती है। कैटेगरी बी में मैंने आपको ऑक्सीटोसिन का नाम बताया, ये मसल कंट्रैक्शन का काम करती है ड्यूरिंग द मेटिंग, ड्यूरिंग द लैक्टोजेनेसिस एंड ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। और जो वेसोप्रोसिन है ये वाटर को कंट्रोल करके रखती है हमारी किडनी में। अगर मैं इसके फीडबैक मैकेनिज्म की बात करूं तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर किसी हार्मोन की कमी होती है, यानी किसी एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसे हार्मोन का काम करना है जो अपने टारगेट ऑर्गन से एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है, तो उस एंडोक्राइन ग्लैंड में उसका इनहिबिशन हो जाता है। माना कि ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें हार्मोन रिलीज हुआ और टारगेट ऑर्गन तक ये पहुंच गया। अगर पर्याप्त मात्रा में वो केमिकल है, वो हार्मोन है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड को इनहिबिट कर देगा, या इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि ग्लूकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, पैराथॉर्मोन जो है वो सीरम में कैल्शियम को कंट्रोल करता है, थायरोकैल्सिटोनिन है वो सीरम में कैल्शियम को कंट्रोल करता है, और एल्डोस्टेरोन प्लाज्मा में सोडियम को कंट्रोल करता है। नेगेटिव फीडबैक के साथ एक पॉजिटिव फीडबैक भी होता है। ये चाहे टारगेट ऑर्गन पे पहुंच जाता है और टारगेट ऑर्गन में इसकी कमी हो जाए तो ये हार्मोन के रिलीज को बढ़ा देता है। एक और तरीके का हम एक्सप्रेशन इसमें देख सकते हैं कि कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन सिक्रीशन से पहले कोई ना कोई प्रिकर्सर इसमें
सिक्रीट होता है, और ये जो प्रिकर्सर है ये किसी भी हार्मोन रिलीज को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे एंजियोटेंसिन सिस्टम में होता है। 3 तरह के हम सिस्टम देख चुके हैं, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक और प्रिकर्सर। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट होता है, 4 टाइप का रेगुलेशन है हार्मोन सिक्रीशन पर, कि हाइपोथैलेमस से किसी भी हार्मोन को रिलीज करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। ये जो वातावरणीय या पर्यावरणीय संकेत होते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनको सिक्रीट करता है या प्रसारित करता है। इन स्टिमुलाई के कारण, इन उद्दीपनों के कारण हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं। ये जो रिलीजिंग फैक्टर है ये एंडोक्राइन ग्लैंड को प्रभावित करते हैं, या एंडोक्राइन ग्लैंड में जो रक्त प्लाज्मा होती है उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। हमारा हाइपोथैलेमस है, किसी भी एनवायरमेंटल सिग्नल ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया, ये हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करेगा, उससे रिलीजिंग फैक्टर निकलेगा, वो एंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, उससे हार्मोन रिलीज होगा और वो ब्लड प्लाज्मा में जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रीज करने का काम करता है। उसके अलावा एनवायरमेंटल सिग्नल्स के अलावा हाइपोथैलेमस को कुछ रेगुलेटरी फैक्टर भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। इनको रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करने के लिए एक्टिवेशन देने का काम करता है। ये जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं ये एडिनो हाइपोफाइसिस की या तो एसिडोफिल सेल्स पर जाकर काम करते हैं या बेसोफिल सेल्स पे काम करते हैं, और इसकी मदद से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये ट्रॉफिक टाइप के होते हैं, ये अपनी सेल को भी अफेक्ट कर सकते हैं और किसी और सेल को भी अफेक्ट काम कर सकते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में जब मैं हाइपोथैलेमस की बात करती हूँ तो मेरे को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगली जो कैटेगरी है, अगली जो स्लाइड है, इसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट 4th पार्ट में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए। बाय।